हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान। आप एक सवाल का जवाब दीजिए सबसे पहले कि आपको अगर आपकी क्षमता से अधिक काम दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप काम को कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे कि आप उस काम को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फिर उस काम को करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप उस काम को डिवाइड करेंगे। तो इसलिए आज हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे संविधान के भाग के बारे में। ओके, संविधान के भाग को पढ़ेंगे हम लोग। संविधान के भाग को यहाँ पे रटना नहीं है, मैं आपको रटने की सलाह तो दूंगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़रूर दूंगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। आपको यहाँ सीखना है, समझना है। आप यहाँ पे समझने आए हैं, कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं है। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिक से इतनी बड़ी चीज़ें 22। अब तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? ओरिजिनली तो यहाँ पे कितना था? ओरिजिनली 22 था, पर अब 25 हो चुके हैं। तो अब 25 चीज़ों को ट्रिक से कैसे याद रखते हैं यार? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अब ट्रिक को कैसे याद रखोगे। ट्रिक से चीज़ों को याद तो रखना अलग बात है, दूर की बात है, लेकिन इसकी ट्रिक इतनी लंबी हो जाएगी कि आप उसे कैसे याद रखोगे। तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, बस एक कहानी है, सीक्वेंस है, लय है। आप उसे सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत आसानी से याद हो जाएगा और बहुत यूनिक वे में मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के पहले हमारे देश बहुत सारे टुकड़ों में, ये कह सकते हैं टुकड़ों में बिखरा हुआ था, और बाद में इसका यूनिफिकेशन हुआ, यानी कि एकीकरण हुआ, जिसमें सरदार पटेल की अहम भूमिका रही थी। और लगभग 562 से ज़्यादा रियासतों को मिलाकर पूरे भारत, एक जो आज अखंड भारत है, उसका निर्माण हुआ। तो पूरा भारत का निर्माण हुआ। तो अब धीरे धीरे हम क्या हो गए? संप्रभु हो गए। हमारा राष्ट्र जो है वो संप्रभु हो गया। संप्रभु का मतलब ये होता है कि अब हमारे देश पर कोई भी बाहरी शक्ति जो है उसका कोई प्रभाव नहीं है। हम अपने कानून खुद बनाएंगे, अपने मामले खुद निपटेंगे, खुद लड़ेंगे, खुद सुलह करेंगे। ये हमारा उद्देश्य था और ये पूरा हुआ। अब यहाँ पे प्रशासन चलाने के लिए, राजनीति चलाने के लिए और आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे संविधान तो बन गया था। आपको पता है कि 1949 में बनकर तैयार हो गया था और 1950 में ये फाइनली लागू भी हो चुका था। तो संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एलिफेंटाइन साइज बोलते हैं इसको, मतलब हाथी के आकार का। तो ये सब अलग बातें हैं। अगर इसमें कुछ बातें आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और भी जो वीडियोज हैं उसे देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे हमारे संविधान में अनुसूची भी है, भाग है और अनुच्छेद है। अनुसूची कितने हैं? पहले 8 था, अब 12 है। भाग कितने हैं? पहले 22 था, अब 25 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 पहले था, अब 448। इससे ज़्यादा, क्योंकि 48 ये बढ़ क्यों रहे? आपको लगा ये बढ़ता कैसे? संविधान तो एक ही बार बना था भाई। बना था, सही बात है, लेकिन बदलाव तो होते। आप घर बनाते हो तो क्या घर बना के छोड़ देते हो? घर में क्या प्लास्टर पेंट ये सब समय दर समय करते कि नहीं, बदलाव करते हैं, खिड़की दरवाजे बदलते हो, वैसे संविधान भी बदलता है। ओके, तो देखिए कहानी को समझते हैं। जब पूरा भारत बन गया तो अब यहाँ पे प्रशासन चलाने के लिए क्या किया गया कि हमारे देश को यूनियन और संघ राज्य क्षेत्र में बांट दिया गया। ठीक है, तो आप यूनियन एंड टेरिटरीज वाला वीडियो देखेंगे तो ये पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस समझिए। पहले हमने यूनियन और यूनियन टेरिटरीज में अपने देश को डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया, फिर क्या हुआ? यहाँ पे लोग आके रहने लगे। तो उनको एक जिसके निश्चित पहचान उनको देना था, यानी कि नागरिकता। तो उनको नागरिकता देना प्रारंभ किया कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुआ। ये हुआ पार्ट 2 में। पार्ट 1 में क्या हुआ कि हमने राज्य बनाए। वेट अ सेकेंड। ओके, तो हमने क्या किया कि राज्य बनाया और फिर वहाँ पे नागरिकता दी लोगों को। नागरिकता देने के बाद आप गेस करो क्या हो सकता है? यही चीज़ है, पढ़ाई जो सीखने का तरीका होता है ना, आपको गैसिंग पावर बढ़ाना होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपको गैस करना होगा। हालांकि मैं जल्दी एक वीडियो आपको बताऊंगा कि आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, कैसे ज़्यादा समय तक पढ़ें, चीज़ों को कैसे याद रखें। एक बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है। तो पहले हमने यूनियन बनाए, फिर यूनियन टेरिटरीज बनाए, फिर यहाँ पे लोग आए, उन्हें नागरिकता दी,
उसके बाद नागरिकता देने से हो जाएगा? नहीं, फिर उनको अधिकार दिए गए। पार्ट 3 में हमने उन्हें मूल अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए। फंडामेंटल राइट्स दिए, तो फंडामेंटल राइट्स देने से भी काम चलेगा? नहीं, फिर उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनको निर्देश दिए गए कि आपको अधिकार तो मिल गया है, ठीक है। जैसे आप मान लो एक सेना है, उनको हमने बंदूक दिया चलाने के लिए, लेकिन हमने उनको ये भी बताया कि भाई बंदूक अपने लोगों पे नहीं चलाने, दुश्मन पे चलाने हैं। ओके, बंदूक दुश्मन पे चलाने, नहीं तो वो किसी पे भी चला देगा अगर उसे बताएंगे नहीं तो, अगर समझ उनकी नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ओके, तो पार्ट 3 पार्ट 4 मैंने बता दिया कि निर्देश। तो पहला संघ, ठीक है, एंड संघ इसके राज्य क्षेत्र है ना, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। दूसरा नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। तीसरा है मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। चौथा है नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 टू 51। 4A, अब देखो 4A, अब 4A पहले समझ लो 4A क्यों है। पहले था 4 एंड नाउ वी हैव 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि 4, देखो ये ABCD जहां भी दिखे, ये आपको पहचान जाना है इससे कि ये संशोधन किया हुआ है, संशोधन करके हमारे संविधान में लाया गया, ओरिजिनल संविधान में नहीं था। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो 42वां, और ये हुआ कब था? 1976 में। तो पार्ट 4A, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इसे संविधान में संशोधन करके लाया गया। ओके, हो गया। तो यहाँ से समझ गए आप कि पहले लोगों को बुलाया कह सकते हैं समझने के लिए, लोग आए हमारे यूनियन में, राज्य क्षेत्र में आए, फिर उनको नागरिकता दी, फिर उनको अधिकार दिए, फिर उनको उनके काम के लिए डायरेक्शन दिया, फिर उनको उनके कर्तव्य को बताए। कर्तव्य में फंडामेंटल ड्यूटीज की आप वीडियो हमारे देख सकते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना आया था, तो आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। फिर अब बताओ इन सब चीजों के बाद अब क्या होगा? अब होगा कि हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाने हैं। शासन कैसे चलेगा? तो शासन चलाने के लिए अब सरकार चाहिए। तो सरकार, अब सरकार तो भारत में सबसे ऊपर सरकार कौन से होते हैं? राज्य सरकार होता है या केंद्र सरकार होता है? तो आप सबको पता होगा सबसे ऊपर होता है केंद्र सरकार, सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर इसके नीचे आते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टेट के बाद क्या आता है? यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। यूनियन टेरिटरीज के बाद सबसे छोटा इकाई जो होता है वो होता है पंचायती राज। पंचायती राज के बाद जो आता है वो होता है म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी से जो छोटा होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये इसका हायरार्की है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अब देखो 5 तक तो बता दिया, 4 तक। 5 वाला जो पार्ट है ये है यूनियन गवर्नमेंट। ओके, और 6 जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज वो 8वां है। अब कहेंगे 7वां कहाँ गया? तो 7वां डिलीट कर दिया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ये शेड्यूल, जब आपको शेड्यूल बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल अभी आप इसे हटा दो, ठीक है। 8वां यूनियन टेरिटरीज, फिर 9वां पंचायत यानी कि पंचायती राज, और 9A। अब फिर इससे यहाँ पे आप कहोगे 9A फिर से आ गया। हाँ आ गया, ये था नहीं, हमारे संविधान में ऐड किया गया 9A। अब ये किसके कैसे ऐड किया गया था? तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था उसके तहत 1992 में इसे ऐड किया गया था। तो आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंचायत वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से याद रखें। उसके बाद 9B, फिर से B, हाँ फिर से B है। इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे 2011 में अमेंड किया गया था, इसके तहत इसे ऐड किया गया हमारे संविधान में। ये ऑलरेडी नहीं था, पहले नहीं था। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखें, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ और आप इसे लिख सकते हैं। 74th यानी कि म्युनिसिपालिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया। फिर शेड्यूल 10 में है। अब यहाँ तो, अब ये तो क्रम से आप याद रखते हैं, अब यहाँ से क्रम नहीं चलेगा। अब यहाँ से कुछ क्रम क्या चलेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हो गए, अब ये सब मिल के जो हमारे कुछ शेड्यूल और ट्राइब एरियाज हैं, शेड्यूल और ट्राइब एरिया जो हैं
उनसे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, वो है पार्ट 10 में, क्योंकि उनका भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। अब इतने सब सारी चीजें हो गई, अब एक अखंड भारत का निर्माण हो गया, यहाँ तक शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया को मिला के। अब ऐसे याद रखें, पार्ट 10 तक हमने अखंड भारत बना लिया। क्या बनाया है? अखंड भारत। अखंड भारत बना लिया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, परिवार बहुत बड़ा हो गया, उनके अंदर सामंजस्य होने चाहिए, संबंध कैसे होंगे, तो उसके बारे में आप देखते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 11 से। ओके, टेक अ ब्रेक हियर। 11 में फिर राज्य और जो संघ होते हैं उनके बीच संबंध संबंध कैसा हो, वो पार्ट 11 में बताया गया है। अब इन जब आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, संबंध अच्छे होंगे, तो आप आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। परिवार में होता है ना, जब सबके बीच में आपस संबंध होता है, तो आप दूसरे से कर्ज लेते हो, ऋण लेते हो, वापस लेते हो, लेन देन की प्रक्रिया जारी रहती है। अब फिर यहाँ पे इनको पैसे दिए जाते हैं, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, है ना, वित्त, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंध, ये सब सूट्स, ये सब का एक्सचेंज होता है। तो वो हो गया 11। अब बात आओ कि आपको हमने पैसे दिए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप पढ़ाई में खर्च करोगे, बिजनेस करोगे, ये सब करेंगे ना हम लोग। तो उसके बाद ये पैसे क्या किए? इधर उधर घुमाने स्टार्ट किए, ट्रेड करना स्टार्ट किया उन्होंने, व्यापार करना, कॉमर्स करना, एंड इंटरकॉर्स विद इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर ही इन्होंने फिर ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। तो पैसे मिले जब तो ट्रेड किया। अब ये ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब इनसे कुछ सर्विसेज हैं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो सर्विसेज हैं उनको डिफाइन किया गया, यानी कि सेवाएं जो होंगे वो पार्ट 14 में हो गया। तो यहाँ से भी मैंने एक चैन बना दिया 10 के बाद यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज बना दिया, फिर संबंध बना दिए राज्य और संघ के बीच में, फिर फाइनेंस दिया उनको, फिर बोला कि आप ट्रेड करो, फिर उनके कुछ सर्विसेज जो थे उनको हमने बता दिया, ये आर्टिकल 308 से 314 के बीच में, ठीक है। अब सर्विसेज हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सर्विसेज हैं, अब कुछ क्लासेस होंगे, तो अब हमें जुडिशरी भी तो चाहिए। हमारे देश में क्या है? हाई कोर्ट, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, यानी पंचायत में अभी कोर्ट, लोकल कोर्ट बनेंगे। ओके, तो ये हायरार्की है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाएगा। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है कि कोर्ट में जाने से पहले लोग ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है, कई ऐसे इशूज हैं, तो इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेवाएं आए, तो ये आर्टिकल फिर 14 है, इसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि पार्ट ये जो है 14A 14 का जो ए है, इसे किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में ऐड किया गया, तो ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। और कौन जोड़ा गया था? 4A। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। जो आर्टिकल 323A टू आर्टिकल 320B तक में ये आता है। अब ये हो गए ये राज्य से संबंधित सारे मामले। अब राज्य हो गया, अब इतना बड़ा सब कुछ हो गया। अब क्या कराएंगे? हमारे देश में अपने प्रशासक को चुनेंगे। प्रशासक यानी कि देश का मुखिया, है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो उसके लिए इलेक्शन की जरूरत होगी। तो पार्ट 15 में इलेक्शन की बात की गई है, आर्टिकल 324 टू 329A तक। ओके, 329A तक 15 में। नेक्स्ट है फिर कुछ स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जैसे माइनॉरिटीज वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ। अब यहाँ से देखो लिंक, अब ये होगा खत्म ट्रिब्यूनल्स के बाद। अब ये याद रखना है 15 यानी कि इलेक्शन, 15 में इलेक्शन करेंगे। ओके, 15 नंबर पे 15वें भाग में। फिर स्पेशल प्रोविजन है, जैसे कुछ माइनॉरिटीज वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल 3, ये आर्टिकल है। अब ये महत्वपूर्ण है। फिर ये दोनों महत्वपूर्ण है, हालांकि माइनॉरिटीज जो सर्टेन क्लासेस हैं जैसे माइनॉरिटीज वगैरह होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का कौन सा है? हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों के दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ। ओके, तो आप इसे भी याद रखेंगे। आर्टिकल ये यहाँ पे 343 टू 351A तक हो गया। तो ये है 17 और ये 18वां है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे देश में कितने प्रकार की इमरजेंसी हैं? तो राष्ट्रपति शासन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, और एक होता है नेशनल इमरजेंसी एंड एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो
इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 में जो है वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं, बस ऐसे आप सीक्वेंस में याद रखें। 15 में इलेक्शन, 16 में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड कुछ है, स्पेशल क्लासेस जो सर्टेन क्लासेस उनके लिए, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर इमरजेंसी प्रोविजन, एंड 19वां में है मिसलेनियस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण है। 20वां बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के संशोधन का भाग है, आर्टिकल 368, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो आप इसे याद रख सकते हैं, रखना पड़ेगा आपको, रख सकते नहीं है। और फिर कुछ टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन है, वो 21 में है। और भाग 22 में कुछ शॉर्ट टाइटल्स हैं, कमेंसमेंट्स हैं, और इस तरह की जो चीज़ें होते हैं वो है, तो ये महत्वपूर्ण अब नहीं है, लेकिन ये 20 का बहुत महत्वपूर्ण है, 18 बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो 1 से 5 मतलब 9 के बी तक, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, इसे जिस तरह मैंने कहानी से बताया उसे आप याद रखना। उसके बाद 14 का 1, क्योंकि संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। 15 महत्वपूर्ण है, 16 भी महत्वपूर्ण है, 17 भी महत्वपूर्ण है, 18 भी है, 19 नहीं है, 20 महत्वपूर्ण है। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे और आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा, एक यूनिक वे में आपने इस कहानी को सुनी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करेंगे और इसका पीडीएफ आप वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।